नमस्कार, एनवीरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। यानी एनवीरा ऑनलाइन स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राकेश चौहान आपको पढ़ा रहा हूँ एग्रो केमिस्ट्री यानी कृषि रसायन, जिसका हमारे चैप्टर चल रहा था 5वां सॉइल रिएक्शन यानी मृदा अभिक्रिया। तो इससे पहले वाले 2 पार्टों में हमने क्या क्या पढ़ा, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ। हमने पार्ट फर्स्ट में ये पढ़ा था मृदा अभिक्रियाएं क्या होती है, फिर हमने मृदा पीएच के बारे में पढ़ा, और पार्ट सेकंड में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक संबंध निकाला था। याद रखना बच्चों, ये वाला संबंध निकाला था जो पीएच है प्लस पीओएच, इन दोनों का योग होता है 14, और इसके ऊपर हमने आंकिक प्रश्न भी किए थे। जो अगर आप नए हैं तो पार्ट सेकंड जरूर देखें, जिससे आपको पार्ट थर्ड को समझने में आसानी होगी। तो इससे पहले हमने पीएच के बारे में भी जानकारी पढ़ी थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो प्रभावित करने वाले कारक, जहां पर भी ये वर्ड आता है वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर। तो जो हमने पार्ट सेकंड में पढ़ा था बच्चों मृदा पीएच, अब उनको कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं, यानी किसी के साथ कुछ भी परिवर्तन किया जाए तो क्या मृदा के पीएच में परिवर्तन होगा, यही कहलाता है प्रभावित करने वाले कारक। तो बात करूंगा, हम 8 कारक पढ़ने वाले हैं टोटल आज के इस पार्ट में। तो जो पहला कारक है पैतृक पदार्थ, यानी किसी भी मृदा में जो पैतृक पदार्थ होते हैं वो किस प्रकार से मृदा के पीएच को प्रभावित करते हैं। तो जब भी हम जानते हैं, लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, इसके बाद हम चैप्टर फर्स्ट को पढ़ेंगे, वहां पे है चट्टाने। तो इसीलिए मैं केवल यहाँ चट्टानों की इतना विस्तृत नहीं बता पाऊंगा। केवल जब भी किसी मृदा का निर्माण कैसे होता है वो चैप्टर फर्स्ट में हम देखेंगे, यानी मृदा कैसे बनती है। तो मृदा का निर्माण होता है किन्हीं 2 चट्टानों के टकराने से या चट्टानों के अपक्षय से, या अपक्षय का अर्थ भी होता है टकराना। मृदा का निर्माण चट्टान के अपक्षय से होता है। क्या होता है, चट्टान के अपक्षय से किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण। और चट्टानें बहुत ही कठोर होती है और उन्हीं से किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण। और चट्टानें भी 3 प्रकार की होती है, चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे। तो मैं बात कर रहा था जो पैतृक पदार्थ किस प्रकार मृदा के पीएच को प्रभावित करता है। तो मृदा का निर्माण चट्टान के अपक्षय से होता है। यहाँ अपक्षय का अर्थ है 2 चट्टानों का आपस में टकराने से जो नीचे गिरता है वह क्या कहलाता है, मृदा। बात कर रहा हूं मैं अतः अवसादी चट्टानों के अपक्षय से, ये भी एक चट्टानों का प्रकार है बच्चों, याद रखना पड़ेगा आपको। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको चैप्टर फर्स्ट में मिलेगी। तो जो अवसादी चट्टानें हैं उनका अगर अपक्षय होगा तो बच्चों ध्यान में रखना, आपको याद रखना है, तो कौन सी मिट्टी का निर्माण होगा, यानी कौन सी मृदा बनेगी आपके सामने, वो बनेगी क्षारीय मृदा। यानी यहाँ पे इनका अर्थ ये हुआ, हमने पार्ट फर्स्ट में ये भी पढ़ा था बच्चों, जो क्षारीय मृदा होती है, क्षारीय मृदा, उनमें मुख्यतः आयन मैंने लिखवाए थे, Al+3 लिखवाया था बच्चों, और मैंने ये भी लिखवाया था Na+, और वहां पे ये भी लिखवाया था OH-। ये होती है क्षारीय मृदा, जिनमें बात की जाए OH- आयनों की संख्या अधिक होती है H+ आयनों की संख्या से, उसे क्या कहा था, क्षारीय मृदा। तो यानी जब भी क्या होता है, अवसादी चट्टानों का आपस में अपक्षय होता है, तो तब कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, क्षारीय मृदा का निर्माण होता है। ये भारी होती है, जो क्षारीय मृदा की विशेषता बता रहा है साथ में कि ये भारी होती है तथा चिकनी होती है। क्या होती है, भारी तथा चिकनी होती है और इनकी उर्वरकता अधिक होती है। याद रखना बच्चों, क्षारीय मृदा की उर्वरकता क्या होती है, अधिक होती है, अतः पीएच क्या हो जाएगा, क्षारीय का बढ़ जाएगा। अग्नाशय चट्टानों के अपक्षय से, दूसरी प्रकार की चट्टान है अग्नाशय चट्टानें, ये भी हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे डिटेल से। इनके अपक्षय से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। कौन सी मृदा का निर्माण होता है बच्चों, अम्लीय मृदा, जो सामान्यतः क्या होती है, बलुई, यानी एकदम दानेदार होती है। क्या होती है, दानेदार। और इनकी उर्वरकता कम होती है। उर्वरकता का अर्थ हुआ उपजो। ये जो अम्लीय मृदा है कम उर्वरकता रखती है, और क्षारीय मृदा है जो इनकी उर्वरकता क्या होती है, अधिक होती है। तो इस प्रकार एक गुण हमने पढ़ा है पैतृक पदार्थ, दूसरा है अवक्षेपण। तो इस वर्ड को
पूरा पढ़ने से पहले केवल आपको इस शब्द का अर्थ आना चाहिए। अवक्षेपण का अर्थ क्या होता है बच्चों, इधर ध्यान देना। अगर केमिस्ट्री में अवक्षेपण की बात की जाए, सीधा अर्थ नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको। आप इसे कह सकते हो गुच्छा, क्या कह सकते हो, गुच्छा, या इसके नदन, क्या कह सकते हो, स्कंदन भी कह सकते हो। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझा दूंगा अवक्षेपण क्या होता है। मान लीजिए सामान्यतः आपके पास कोई ग्लास है, उस ग्लास के अंदर आपके पास क्या है बच्चों, दूध। अब उस दूध के अंदर बच्चों आपने क्या डाल दिया, दही। तो क्या होगा, नॉर्मल सा दही या छाछ डाल देने पर, छाछ, तो ये दूध है ना ऐसे फट जाएगा, और जो ये नीचे जाके दूध में फटी हुई कुछ कुछ आपको नजर आएगी, उसे ही आप बोल सकते हो अवक्षेप। क्या बोल सकते हो, अवक्षेप। तो अवक्षेप वर्ड से क्या बना है, अवक्षेपण। तो अवक्षेपण का अर्थ होता है नीचे जाके तली में बैठने वाला पदार्थ। तो यही उसी को इसी से रिलेटेड करके हम पढ़ेंगे। तो जो अवक्षेपण होता है, बात कर रहा हूं मृदा में वर्षा के जल से, मिट्टी होती है जहां वर्षा होती है, तो क्या होता है उनमें जो क्षारीय पदार्थ होते हैं, क्षारीय, जैसे मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था बच्चों, क्षारीय का अर्थ होता है उसमें कैल्शियम +2 तथा मैग्नीशियम +2 आदि का क्या हो जाता है, निक्षालन, यानी क्या हो जाता है, निक्षालित। यहां पे एक वर्ड आया हुआ बच्चों, निक्षालित। निक्षालित का अर्थ है नीचे बैठ जाना, नीचे तली में चले जाना, तली में चले जाना, चले जाना। क्या होता है बच्चों, वर्षा का जल होता है तो पोषक जो क्षारीय तत्व होते हैं वो वर्षा के पानी के जल के साथ कहां चले जाते हैं, निक्षालित हो जाते हैं, यानी जमीन में बहुत ही नीचे चले जाते हैं। जहां से ये नीचे चले जाते हैं उसी स्थान पे क्या होता है, मृदा के अंदर, तथा उसके स्थान पर कुछ अम्लीय कण, कुछ अम्लीय तत्व क्या आ जाते हैं बच्चों, अम्लीय तत्व। तो अम्लीय तत्व के बारे में भी मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था। वहां पे होता है Al+2, H+, OH- या मैग्नीज। ये क्या करते हैं, जहां से ये जो क्षारीय तत्व है निक्षालित होते हैं, नीचे चले जाते हैं, उसी के स्थान पे कौन आ जाते हैं, अम्लीय तत्व आ जाते हैं, जिससे मृदा का पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस प्रकार भी आप देखा जाए तो गुच्छे के रूप में क्षारीय तत्व नीचे जा रहे हैं, यही गुण क्या कहला रहा है बच्चों, अवक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवक्षेपण। तो मैं बात करूं अगला, तीसरा है नाइट्रोजन उर्वरक, यानी नाइट्रोजन खाद बोल सकते हो जिसे आप। जब मृदा में अधिक नाइट्रोजन उर्वरक, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप उर्वरक का उपयोग करेंगे तो जो मृदा है कौन सी हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी मृदा, मृदा हो जाएगी बच्चों अम्लीय। क्या हो जाएगी, अम्लीय। आगे गुण पढ़ेंगे कार्बनिक पदार्थ वाला, वहां आपको और क्लियर हो जाएगा कि मृदा अम्लीय कैसे होती है। क्योंकि जो नाइट्रोजन उर्वरक होता है NH2 CuNH2, यूरिया की अगर मैं बात करूं, यूरिया अलग अलग प्रकार के होते हैं। यूरिया कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, कार्बनिक पदार्थ। क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ। तो ये कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, अम्लीय मात्रा को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इस कारण जो मृदा कौन सी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। हम चौथा या पांचवा गुण पढ़ेंगे कि कैसे कार्बनिक यौगिक अम्लीय होते हैं। जब मृदा में अधिक नाइट्रोजन उर्वरक मिलाओगे तो मृदा का मान क्या हो जाएगा, अधिक अम्लीय, और अगर कम यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी प्रकार 3 गुण समाप्त हुए, अगले चौथे गुण की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं चौथा कारक क्या है और पांचवा कारक। टोटल 8 कारक पढ़ेंगे हम। चौथा कारक इंपॉर्टेंट है, समझना भी जरूरी है इस कारक को, कि जो कार्बनिक पदार्थ है उसका विखंडन कैसे होता है। तो एक तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं और एक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है और अकार्बनिक में कार्बन अनुपस्थित रहता है, उसे आप अकार्बनिक बोल सकते हो। तो क्या लिखा हुआ है, कार्बनिक पदार्थ के विघटन, विघटन का अर्थ यहाँ पे होता है टूटना। क्या होता है, टूटना। तो अगर मैं बात करूं, अगर हम डिटेल से पढ़ें तो कार्बनिक पदार्थ का विघटन भी दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, कार्बनिक पदार्थों का विघटन 2 प्रकार से। अब जब इनका विघटन 2 प्रकार से होता है तो अलग अलग पदार्थ मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चों, अलग अलग पदार्थ मिलते हैं। जब इनका पूर्ण विघटन हो, यहाँ पे क्या लिखा हो बच्चों, पूर्ण विघटन। जब इनका पूर्ण विघटन हो
जब पूरी तरह से टूट जाते हैं तो एक मिलता है CO2 और साथ में मिलता है H2O। CO2 और H2 मिलता है, जब इनका अपूर्ण विघटन हो, क्या हो, अपूर्ण विघटन, तो आपको मिलते हैं कार्बनिक पदार्थ। क्या मिलते हैं, कार्बनिक अम्ल। क्या मिलते हैं, कार्बनिक अम्ल। तो मैं बात कर रहा था जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका अगर विघटन यानी वो मृदा में कार्बनिक पदार्थ टूटते हैं तो उनको दो प्रकार से टूट सकते हैं, एक तो वो पूरी तरह से टूटेंगे और एक अपूर्ण। जब पूर्णतः टूटते हैं तो CO2 और जल, जब अपूर्ण यानी पूरी तरह से नहीं टूटते हैं तो कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। तो हम वापस पढ़ रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ के विघटन से, इसको भूल जाओ, विघटन से कार्बनिक अम्ल क्या प्राप्त होता है, एक तो कार्बनिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा साथ में क्या प्राप्त होता है, जल का उत्पादन होता है। यहाँ पे जो कार्बनिक अम्ल प्राप्त होता है वो क्या करता है आगे, यहाँ पे जो कार्बनिक अम्ल है वो कैल्शियम के तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट से मिलकर, कैल्शियम का कार्बोनेट यानी CaCO3, अगर कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम का कार्बोनेट CaCO3, किसी भी धातु का आपको कार्बोनेट चाहिए तो उसके पीछे जोड़ दो CO3, -2 आयन होता है, अपनी संयोजकता के अनुसार जुड़ जाएगा, क्योंकि कैल्शियम के पास क्या होता है Ca+2, तो ये +2 से -2, तो ये रहा कैल्शियम और ये रहा कार्बोनेट। तो क्या होता है, जो कार्बनिक अम्ल प्राप्त होता है किसके कारण, कार्बनिक पदार्थों के टूटने के कारण क्या प्राप्त होता है, एक तो प्राप्त होता है CO2 जल और कार्बनिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसमें से क्या होता है आगे रिएक्शन कौन करते हैं, जो कार्बनिक अम्ल होते हैं कैल्शियम, इसकी रिएक्शन हम चैप्टर 6 में भी पढ़ेंगे। तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट से ये क्या करते हैं, इनके कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बना देते हैं, उनके बाइकार्बोनेट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बाइकार्बोनेट बना देते हैं। पहले हमारे पास कार्बोनेट था, रिएक्शन करके बाइकार्बोनेट बना दिया, यानी या तो बाइकार्बोनेट बना दिया। इसके कारण ये जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो जल में विलय होते हैं। क्या होते हैं, जल में विलय होने के कारण क्या होता है, इनका निक्षालन हो जाता है और क्या हो जाती है, मृदा अम्लीय हो जाती है, यानी एक प्रकार से ये भी इनको क्या हुआ, प्रभावित करना हुआ। अब हम रिएक्शन देखते हैं क्या होता है कि जब जल है किसके साथ रिएक्शन करता है, CO2 के साथ, तो H2CO3, तो इसे बोला जाता है कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक एसिड। जो कार्बनिक अम्ल है वो वापस क्या बना सकता है, दोनों दिशाओं में अभिक्रिया होती है H2 और CO2। तो यहाँ पे जो H2CO3 है वो जल के साथ रिएक्शन करके बनाता है H3O+ और HCO3-। तो अभी हमने पढ़ा था, एक तो क्या बनता है, बाइकार्बोनेट। कैसे बनता है वो अभी बात की बात है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, अब हमें लेना पड़ेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम का, उनका कार्बोनेट, उनके कार्बोनेट से हम क्या बनाएंगे, बाइकार्बोनेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बाइकार्बोनेट, जो बच्चों क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। तो मैं बात करूं, ये हमारी क्या है, क्षारीय मृदा। क्या है बच्चों, क्षारीय मृदा। क्या है, अब हम सब जानते हैं क्षारीय मृदा में कौन से आयन होते हैं, मैग्नीशियम प्लस, सोडियम प्लस, कैल्शियम, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम 2+। तो क्या होते हैं, अब इनके कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट, ये रहा, मैंने एक उदाहरण ले लिया कैल्शियम का कार्बोनेट, अगर इनको तोड़ा जाए तो एक तो कार्बोनेट आयन प्राप्त होता है और एक हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है, हाइड्रोजन आयन। तो इन्होंने यही कहा है कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट, ये रहा मेरे पास कैल्शियम का कार्बोनेट, से क्रिया करके उनके क्या बना देते, बाइकार्बोनेट। तो इनके क्या बन जाएंगे, ये CH, ये किसका कार्बोनेट है, कैल्शियम का CO3-, ये H के साथ क्रिया करके HCO3 क्या बना देंगे, HCO3। तो HCO3 का अर्थ क्या होता है बच्चों, HCO3 का अर्थ होता है बाइकार्बोनेट। क्या बना देते, बाइकार्बोनेट। और ये क्या होते हैं बच्चों, जल में विलय। क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं ये, और जल में विलय होने के कारण मृदा में नीचे निक्षालित यानी नीचे बैठ जाते हैं। इस कारण मृदा क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, क्योंकि ये क्षारीय भी उनके साथ साथ नीचे चले जाते हैं, निक्षालित, और इस प्रकार ये मृदा के पीएच को भी प्रभावित करता है। अगला गुण है मृदा की गहराई। तो ये तो आप सब जानते ही हो कि शुष्क क्षेत्र होते हैं जहां गहराई तक जाने पर मृदा की अम्लता बढ़ती है। जो शुष्क क्षेत्र होते हैं बहुत गहराई तक, जैसे जैसे नीचे जाएंगे अम्लता
बढ़ती रहेगी। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं शुष्क होते हुए भी उनमें ये नहीं होता है, यानी नीचे वाले पृष्ठ की अपेक्षा ऊपर वाले पृष्ठ का पीएच मान उच्च होता है, यानी कुछ क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार 5 गुण पढ़ लिए, अब बचे हैं 3, वो पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं छठा, 7वां और 8वां कारक जो पीएच को प्रभावित करता है मृदा के। तो अगला पॉइंट है जो हमारे है जलमग्नता, वाटर लॉगिंग। ये क्या होता है? जलमग्नता का अर्थ होता है बच्चों किसी स्थान पर जल का भरा होना। आपने देखा होगा खेत में जाते वक्त कहीं पे तो ज्यादा पानी दिखाई देता है, मतलब एक जगह इकट्ठा होता है और एक जगह शुष्क रहता है। तो जहां पर पानी का भराव अधिक होता है उसी स्थान को बोलते हैं जलमग्नता। तो जलमग्नता का अर्थ किसी स्थान पर पानी का भरा रह जाना क्या कहलाता है? जलमग्नता कहलाता है। इससे क्या इफेक्ट होगा? पीएच पर। तो इस कारण अम्लीय मृदा का पीएच मान है जो क्या होता है बच्चों? बढ़ जाता है। यानी जहां पे अगर पानी ज्यादा भराव हो चुका हो वहां पे इतनी अच्छी फसल भी नहीं होती है, ज्यादा पानी भी फसलों के लिए हानिकारक है। यानी वो वहां पे क्या होता है बच्चों? अम्लीय मृदा का पीएच मान बढ़ जाता है। तो जब सारी अम्लीय बढ़ेगा तो सारी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी क्षारीय मृदा का पीएच मान क्या होता है? घट जाता है। तो इस प्रकार जलमग्नता भी एक प्रकार से मृदा के पीएच को प्रभावित कर सकता है। अगला है फसल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है पीएच। क्या होता है कि जिन मृदाओं के अंदर, जिन मिट्टी के अंदर दलहनी फसलें होती हैं, अगर वो ज्यादा अम्लीय भी है तो ये फसलें उनको अब एडजस्ट कर लेती है। यानी जिन मृदाओं के अंदर दलहनी फसलों का उत्पादन होता है वे मृदाएं अम्लीय हो तो भी चलेगी, अम्लीय हो तो भी चलेगी। और बात कर रहा हूं मैं मूल वनस्पति की, तो फसल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है पीएच मान। अगर दलहनी फसलें हैं तो अगर ज्यादा अम्लीय है तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मूल वनस्पति की बात कर रहा हूं। मूल वनस्पति यानी वहां पे उगने वाले पेड़ पौधे यानी ज्यादा पत्तियां होती हैं। जिन मृदाओं में उगने वाले पेड़ पौधों की ज्यादा पत्तियां होती हैं, यानी जिन पेड़ पौधों में उन मृदाओं में उगने वाले की अपेक्षा ज्यादा पेड़ पौधे उगने वाले पत्तियां, उनकी अपेक्षा जंगली वनस्पतियां, अगर जंगल की बात की जाए वहां की वनस्पतियां अधिक क्या होती है? अम्लीय होती है। यानी जंगली वनस्पतियां की मृदा अधिक अम्लीय होती है। और अगर बात करें नॉर्मल जिनकी पत्तियां ज्यादा होती है पेड़ पौधे, वो उनकी बात करें, उनकी अपेक्षा जो जंगल में वनस्पतियां होती हैं उनकी मृदा क्या होती है? अधिक पीएच, यानी उनकी मृदा अधिक क्या होती है? अम्लीय होती है। अधिक क्या होती है? अम्लीय। तो बच्चों आज की क्लास में हमने मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए हैं। मैं अगला टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो पूरे वीडियो लेक्चर में होना चाहिए, यानी 30 से 40 या 50 मिनट भी उनको लग सकते हैं। क्योंकि जो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उभय प्रतिरोधक। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का एक पार्ट है, ऐसे समझो। अगर आप ये पढ़ के चले जाओ 6 नंबर में से आपके, मैं मानता हूं 3 नंबर कवर है। उभय प्रतिरोधक यानी बफर क्या होता है? बफर विलयन क्या होता है? बफर क्रिया क्या होती है? यानी उभय प्रतिरोधक क्या होता है? उभय प्रतिरोधक क्रिया क्या होती है? और उभय प्रतिरोधक विलयन क्या होता है? किनके मिश्रण को बोलते हैं? यानी अगर बात की जाए उभय प्रतिरोधक का क्या महत्व है कृषि में, यानी अगर बात की जाए तो आगे आने वाला लेक्चर आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दिल थाम के बैठिएगा, चैप्टर 5 का पार्ट 4 जल्दी लेके आ रहा हूं आपके बीच। थैंक यू।